आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। जैसा कि कल हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अध्ययन किया था, आज हम उसी प्रश्नावली को आगे बढ़ाएंगे। प्रश्नों पर आने से पहले हम देखेंगे कि जो विभिन्न पूर्णांक हैं या संख्याएं हैं, उन संख्याओं को हम किसी दूसरी संख्याओं के गुणजों के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगर हम 2 से शुरू करें, माना हम लेते हैं कि एक संख्या हमने 2 ली, तो 2 से बड़ी संख्याओं को 3 से अगर हम शुरू करें तो 2 से बड़ी संख्याओं को क्या हम 2 के गुणजों के रूप में लिख सकते हैं, हम ये देखेंगे। तो जैसे 3 आया, पहली संख्या आई 3, तो 2 को अगर हम भाग देंगे 3 में तो क्या बचेगा? पूरी बार भाग जाएगा? नहीं जाएगा। क्या बचेगा? 1 शेष बच जाएगा। 4 में क्या होगा? पूरी बार भाग चले जाएगा। 6 में क्या होगा? पूरी बार भाग चले जाएगा। यानी कि 4, 6, 8, 10 जो हैं 2 के पूर्ण गुणजों के रूप में हैं। जबकि 5 अगर हम देखते हैं तो 2 का भाग 5 में 2 बार जाएगा और 1 शेष बच जाएगा। 7 में 3 बार भाग जाएगा, 1 शेष बच जाएगा। 9 में 4 बार भाग जाएगा, 1 शेष बच जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं किसी भी संख्या को अगर हम ले लें, माना हमने ये लिख लिया 68 ले लिया, 68 हमने लिया, तो 68 में 2 का भाग पूरी बार जाएगा 34 बार, और जबकि 69 में पूरी बार नहीं जाएगा बल्कि 1 शेष बच जाएगा। इसी प्रकार 100 में अगर हम देखें 2 का भाग 50 बार जाएगा, 99 में पूरी बार जाएगा? नहीं जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अभी तो हमने यहाँ पर 100 तक की संख्याएं ली हैं, अगर हम अनंत तक की संख्याओं को अगर हम लें तो उन सारी संख्याओं को हम 2 के गुणजों के रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं। तो देखो, जिन संख्याओं में 2 का भाग जा रहा है तो उन संख्याओं को हम 2 के गुणजों के रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं? 2n के फॉर्म रूप में हमने उसको लिखा। और जो संख्याएं बच गई, कौन कौन सी संख्याएं बची? 3 बच गई, 5 बच गई, 7 बच गई, 9 बच गई, 11, 13, 15, ये सारी विषम संख्याएं जो 100 तक की यहाँ पर अभी हमने लिखी हैं, ये बच गई। यानी कि अगर जब हम इनमें भाग देते हैं तो क्या होता है? पूरी बार भाग गया और हर बार क्या बचा? 1 शेष बच गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन जितनी भी संख्याएं होती हैं या जितने भी पूर्णांक हैं, हम उन सभी पूर्णांकों को 2 के गुणजों के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। तो 2n या 2n+1 में सारी संख्याएं शामिल हो गई, कोई भी संख्या ऐसी नहीं जो छूट गई है। तो सभी संख्याओं को 2n और 2n+1 के रूप में लिखा जा सकता है। अगर इसी प्रकार हम 3 से शुरू करें तो 3 सी बड़ी संख्याएं, यानी कि 4 से अगर हम शुरू करें तो उन सभी संख्याओं को 3 के गुणजों के रूप में किस प्रकार से लिखा जा सकता है? जैसे 4 को है, 3 का भाग 4 में जाता है? नहीं जाता पूरी बार। 3 का भाग अगर हम देंगे तो क्या बचेगा? 1 बच जाएगा। 5 में जब हम 3 का भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? 2 शेष बच जाएगा। 6 में जब हम देंगे 3 दूनी 6, पूरी बार भाग चले गया। 7 में भाग देंगे तो 1 शेष बच जाएगा। 8 में भाग देंगे तो 2 शेष बच जाएगा। 9 में भाग देंगे तो पूरी बार भाग चले जाएगा। 10 में भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा। 11 में भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा। 12 में भाग देंगे तो कोई भी शेष नहीं बचेगा। इसी प्रकार हम यहाँ देख लेते हैं, 93 देखा हमने। 93 में जब हम 3 का भाग देंगे तो पूरी बार भाग जाएगा। 94 में देंगे तो 1 शेष बचेगा। 95 में देंगे तो 2 शेष बचेगा। और फिर 96 में देंगे तो पूरी बार भाग चले जाएगा। तो इस प्रकार 3 से के गुणजों के रूप में जब हम संख्याओं को लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं 3n, या तो सारी संख्याएं 3n के रूप की हैं, या 3n+1 के रूप की हैं, या 3n+2 के रूप की हैं। तो सारी संख्याओं को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसको हम इन तीनों में से किसी न किसी एक रूप में नहीं लिख सकते। इसी प्रकार 4 के लिए, 5 के लिए हम लेते हैं उदाहरण, अगर ले लें हम 5 से हम शुरू करते हैं तो 5 से बड़ी संख्याएं सभी को 5 के गुणजों के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 5 को हम लिखेंगे तो 5n के फॉर्म में लिख सकते हैं, 5 एकम 5। 10 को लेंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15, 15 को 5 के गुणज के रूप में ले सकते हैं। 20 को ले सकते हैं, 25 को, 30 को, 35 को, 40 को, यानी कि सभी संख्याओं को 5n के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरी तरफ देखो 6 को, देखो 6 में जब हम 5 का भाग देंगे तो क्या होगा? 1 शेष बच जाएगा, यानी कि 5 का भाग पूरी बार गया और 1 शेष बच गया। 7 में जब भाग देंगे 5 का भाग गया पूरी बार और 2 शेष बच गया। 8 में जब हम भाग देंगे 5 का भाग पूरी बार गया और 3 शेष बच गया। 9 में जब हम भाग देंगे तो 5 का भाग पूरी बार गया और 4 शेष बच गया। और फिर 10 में आएंगे
तो 5 का भाग पूरी बार चली जाएगा, यानी कि जितनी भी सारी संख्याएं मौजूद हैं उन सभी संख्याओं को 5 के गुणजों के रूप में इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो इसके बाद की जो हम सवाल शुरू करने वाले हैं उन सवालों में जो मूलभूत सिद्धांत है वो यही कार्य करता है कि किन्हीं भी संख्याओं को या सभी संख्याओं को किसी भी संख्या के गुणज के रूप में लिखा जा सकता है। अब हम प्रश्नावली में आते हैं। पहला सवाल हमने कल किया था। ये सवाल है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो जैसे कि अभी हमने देखा कि किसी भी पूर्णांकों को, किन्हीं भी संख्याओं को किसी भी दूसरी संख्या के गुणज के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हमें यही बताना है कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक हैं, सम पूर्णांकों को नहीं लेना है, तो उनका जो रूप होगा या तो 6q+1 के फॉर्म में या 6q+3 के फॉर्म में या 6q+5 के फॉर्म में उनको हम लिख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। माना हम ये लेते हैं, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए एक धनात्मक पूर्णांक है। हमने इसको सम ले रहे हैं ना विषम ले रहे हैं, पूर्णांक है। तथा बी एक अन्य धनात्मक पूर्णांक है, बी भी एक अन्य धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन हमें कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांकों को, ए को हमको दिखाना है 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में। तो हम ये ले लेते हैं, माना ए एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, हम इसको मान लेते हैं विषम मान लेते हैं। तथा बी एक धन पूर्णांक ले लेते हैं, बी एक धन पूर्णांक है। चूंकि हमें आंसर जो लाना है 6q के फॉर्म में लाना है, इसलिए हम बी के मान को ले लेते हैं 6। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a बराबर BQ+R, जहां R का मान 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है और R का मान B से छोटा होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम A को कितने रूपों में लिख सकते हैं? B को हमने मान लिया 6q और R जो है B से छोटा होना चाहिए, तो क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। तो कितने प्रकार संभव हैं इसके? 0 से लेकर 5 तक की इतनी संख्याएं शेष आ सकती हैं जब हम किसी संख्या में 6 का भाग देते हैं। तो अब हमें ये बताना है कि इनमें से 6q+1, 6q+3, 6q+5 जो हैं ये होंगे तो केवल विषम धनात्मक पूर्णांक ही होंगे, हमें ये सिद्ध करना है। अब हम देखते हैं, अब सम पूर्णांक किसे कहते हैं या सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें 2 का भाग जाता है, 2 के जो पूर्ण गुणज होती हैं वो सम होती हैं और जो 2 की पूर्ण गुणज नहीं है वो विषम संख्याएं होती हैं। अब इन 6 संख्याओं में से 6 रूप हमको दिखाई दे रहे हैं संख्याओं के विभिन्न, इनमें से जिनमें 2 का भाग जाएगा वो सम होंगी, जिनमें 2 का भाग नहीं जाएगा वो संख्याएं विषम हो जाएंगी। तो 6q पहली संख्या हम लेते हैं, 6q, क्या इसमें 2 का भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। हम इसको 2 × 3q 2 के गुणज के रूप में लिख पा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि इसमें 2 का भाग जाएगा। दूसरी संख्या है 6q+2 को लेते हैं। 6q+2 में देखिए 2 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा? 3q+1, यानी कि इसमें क्या है? 2 का गुणज है पूरी संख्या, यानी कि इसमें भी 2 का भाग जाता है। तीसरी संख्या हम ले लेते हैं a बराबर 6q+4, 2 कॉमन ले लेंगे तो 3q+2 बच जाएगा, यानी कि 2 इसमें कॉमन आ रहा है, यानी कि ये संख्या जो है 2 का गुणज है, तो इसमें भी 2 का भाग पूरी बार जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो 3 संख्याएं हैं ये आ गई समधनात्मक पूर्णांक, समधनात्मक पूर्णांक। अब कौन कौन सी बच गई? 6q+1,
6q+3 और 6q+5, ये तीन संख्याएं जो बच गई हैं ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो क्या बचेंगी? सारी संख्याओं में से अगर सम संख्याओं को निकाल लिया जाए तो संख्याएं जो शेष बचती हैं वो होती हैं विषम संख्याएं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 6q+1, 6q+3 व 6q+5 क्या है? विषम धनात्मक पूर्णांक हैं। विषम धनात्मक पूर्णांक हैं। यही आपको सिद्ध करना था या दिखाना था। अब हम आते हैं तीसरे सवाल में। इसमें आपसे पूछा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो देखिए बच्चों, स्तंभों की अधिकतम जो संख्या होगी वो होगी आपका 32 और 616 का HCF आपको निकालना होगा। जब कभी भी महत्तम या अधिकतम पूछा जाता है तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि उसमें HCF ज्ञात करना होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 616 और 32 का HCF निकालेंगे। तो जैसे हमने कल आपको बताया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल करके हमको ये निकालना है। यहाँ पर तो 616 में भाग हम देंगे 32 का, तो ये जाएगा आपका 32 एकम 32 और 11 में से 2 गया 9, 5 में 3 गया 2 उत्तरा 6। अब 32 का भाग हम देंगे 296 में, तो ये लगभग जाता है 9 बार और ये आएगा आपका इतना। ये हमने घटाया तो बचा 8। तो जब हम इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में अगर हम लिखते हैं तो 616 बराबर 32 से हमने भाग दिया, भागफल आया 9 और शेषफल आया 8। चूँकि शेषफल क्या है, बराबर नहीं है 0 के, इसलिए इस प्रक्रिया को हम दोबारा करेंगे। अब हम क्या है 32 और 8 का लॉसपॉ निकालेंगे। 32 और 8 में कौन बड़ा है? 32 बड़ा है, तो 32 में भाग देंगे 8 का, 8 चौको 32, तो शेषफल आ गया 0। चूँकि शेषफल 0 है इसलिए 616 व 32 का HCF आया, किससे गया लास्ट में भाग? 8 से, तो 8। इसका मतलब है हमसे पूछा था स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो इसका उत्तर आया कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी 8। अगला प्रश्न है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो चूंकि हमको यहाँ क्या करना है, जो आपको दिखाना है वो 3 के गुणज के रूप में है, तो इसलिए हम यहाँ दो संख्याएं मानेंगे। माना दो पूर्णांक हैं, माना a व b दो धन पूर्णांक हैं, जहां a बड़ा है b से, व b का मान हम ले लेते हैं 3। b का मान हम क्या ले लेते हैं? 3 ले लेते हैं। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम इन दोनों पूर्णांकों को किस रूप में लिख सकते हैं? a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। तो a बराबर b का मान हमने यहाँ ले लिया 3 q प्लस आर। अब r का जो मान होगा यहाँ क्या क्या हो सकता है? b से छोटा होना चाहिए, या 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है। तो इस रूप में अगर हम देखें तो 3 प्रकार से, पहली संख्या को हम 3 प्रकार से लिख सकते हैं। 3q प्लस 0, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं।
अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, 3 धनात्मक पूर्णांक आए हैं हमारे 3q के रूप में। अगर हम 3 के गुणज के रूप में अगर हम इन पूर्णांकों को लें तो हम 3 प्रकार से पूर्णांकों को लिख सकते हैं। पहला 3q + 0, 3q + 1, 3q + 2। अब हमको क्या करना है, इनका वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो वर्ग कर देते हैं। ये हो जाएगा 3q का वर्ग, 3 3 जा 9q², इसका वर्ग कर देते हैं। ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, 3q + 1 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको खोल दें तो ये हो जाएगा 9q² + 6q + 1, और इसका स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3q + 2 का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, पहली संख्या का वर्ग 2ab, 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, 2 3 6 6 दूनी 12q, और दूसरी संख्या का वर्ग 2 दूनी 4। तो इनके वर्ग को, तीनों संख्याओं के वर्गों को हम इस रूप में लिख पा रहे हैं। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि इन किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वो 3m या 3m + 1 के रूप का है। तो अब हम इसको 3 के गुणज के रूप में लिखते हैं। क्या इस संख्या में 3 का भाग जाता है, बिल्कुल जाएगा। 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3 3 जा 9। इसमें देखिए 3 अगर कॉमन ले लें तो क्या होगा, 3 3 जा 9, 3q² + 2q। इन दोनों में हमने कॉमन ले लिया, बचा कितना, 1 बच गया। इसमें जब हम लेते हैं, देखो इसमें 3 कॉमन आ जाएगा, इसमें भी 3 कॉमन आ जाएगा, इसमें 3 कॉमन नहीं आ पाएगा। तो हम क्या लिख लेते हैं, 9q² + 12q + 3 + 1 ले लेते हैं। अब इन तीनों में हम 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लिया हमने, 3 3 जा 9q², 3 4 जा 4q, 3 1 जा 1 + 1। तो अब हम देख रहे हैं कि पहली जो संख्या है ये 3 का पूरी बार भाग जा रहा है। अगर हम इसको m मान लें, पूर्ण गुणज हो गया। इसमें भी पूरी बार भाग जा रहा है तो इसको हमने m मान लिया, बचा क्या, +1 बच गया। और इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, कितनी बार गया, माना हमने m बार गया, ये माना, तो बचा क्या, केवल 1। तो हम देखते हैं जब हमने क्या किया, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किया 3 के गुणज के रूप में, तो आंसर क्या आया, या तो 3m या 3m + 1। तो इस प्रकार हम लास्ट में यहाँ पर आप लिख देंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। अब है आपकी प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो इस सवाल को आप होमवर्क में करेंगे। मैं हिंट आपको इसके लिए देता हूँ कि आप इसको 2 तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। या एक तो आपका इसमें 9, चूँकि आंसर को आपको 9m के फॉर्म में लाना है तो b बराबर आप 9 ले सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, ये बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि a के जो मान आएंगे वो 9m + 0, 9m + 1 करके 9m + 8 तक आएंगे। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप 3b बराबर 3 अगर आप लेंगे तो भी आपका क्या होगा, ये सवाल बहुत जल्दी हल हो जाएगा, क्योंकि आपको निकालना है घन। तीनों का घन आप करेंगे तो घन में निकालने के बाद आप क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे आसानी से। तो आपका जो आंसर आएगा वो 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में आएगा। तो इस सवाल को आप होमवर्क में करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।